माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज से हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब है और इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अकेले पूरा एक सब्जेक्ट का ये अपने आप में आधा चैप्टर है, अपने आप में आधा सब्जेक्ट है। ये चैप्टर नहीं प्यारे बच्चों, अपने आप में समझ लीजिए ना, आधा सब्जेक्ट ही है। यानी आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल का पहला नंबर चैप्टर, भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग जब चैप्टर को आप देखेंगे, इसमें ना बहुत कुछ पढ़ना है। संसाधन के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, जल संसाधन, मृदा संसाधन, वन संसाधन, पता नहीं कौन कौन संसाधन, खनिज संसाधन, मतलब जितने भी प्रकार के संसाधन होते हैं ना, सारे संसाधन आपको यहाँ पर पढ़ा दिए जाएंगे। और इतने जबरदस्त तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, हमें अब भूगोल से भी प्यार हो गया है। क्योंकि जब हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, जब कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो हम एकदम बेसिक से लेकर के चलते हैं। हम ये सोच करके नहीं पढ़ाते हैं कि ये सब तो भाई स्टूडेंट जानते होंगे, ये सब तो नॉर्मल चीज है। बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं सोचते हैं। जब हम कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं, जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं, तो ये सोच लेते हैं कि हमारे स्टूडेंट बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। भले आप लाख जाने, लेकिन हम मान करके चलते हैं कि आप कुछ नहीं जानते हैं। आपको एकदम बेसिक से पढ़ाना है, एकदम शून्य लेवल से लेकर के जाना है। लेकिन एक खूबी भी है, शून्य लेवल से भले ले जाएंगे, लेकिन सबसे ऊपरी लेवल तक हम आपको पहुंचाएंगे। यानी कि सबसे नीचे से सबसे ऊपर तक का सफर प्यारे बच्चों हम आपको करवाएंगे। तो आप लोग को पता है कि भूगोल भूगोल प्यारे बच्चों, इसमें मुख्य रूप से ना हमें नेचर के बारे में पढ़ना होता है। नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में पढ़ना होता है। और प्रकृति के बारे में आप लोग जानते हैं कि जितना वर्णन किया जाए उतना कम पड़ जाएगा। क्योंकि प्रकृति का सुंदरता इतना अनमोल है, प्रकृति खुद इतना अनमोल है, प्रकृति खुद इतना सुंदर है कि उसके बारे में आप वर्णन शब्दों में क्या कर सकते हैं, शब्दों में तो उसका वर्णन हो ही नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको मजा आएगा। सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे पृथ्वी के बारे में। भूगोल, भूगोल कहने का मतलब क्या हुआ? भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल, यानी कि ये जो पृथ्वी गोल है, इसके बारे में सब कुछ हम लोग भूगोल में पढ़ लेंगे। समझ गए ना? तो यानी भूगोल हम एकदम बेसिक से लेकर के चलने वाले हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। और आपको हम बता दें कि भूगोल हमारा ऑनर्स पेपर भी है। भूगोल से ही हम प्यारे बच्चों अपना ऑनर्स किए हैं, तो भूगोल हमें पढ़ाने में बड़ा मजा भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत संसाधन एवं उपयोग, जो कि पहला नंबर चैप्टर है। और इसका एक एक शब्द आपके दिमाग में घुस जाए, इस तरीके का हम कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो टॉपर बैच में आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएं। इसके लिए यहाँ पर 2 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, 8114532021, 9263991125। ये 2 नंबर प्यारे बच्चों दिए गए हैं और दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आराम से आप लोग हेल्प ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं और तब जाकर के आप लोग आराम से कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप लोगों को नोट्स दिया जा रहा है, स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, लाइव क्लास, अगर लाइव क्लास छूट जाए तो रिकॉर्डेड क्लास, सब कुछ का सुविधा प्यारे बच्चों आप लोग को उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि आप लोग घर बैठे बेहतरीन तरीके से, बिना कोई ट्यूशन के, बिना कोई कोचिंग के, बिना कोई स्कूल के, आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ना? हाँ, तो चलिए भाई फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर आप जो इतिहास का क्वेश्चन करवाए थे उसका पैनल पीडीएफ नहीं दिए हैं। अरे भाई, उसका हम पीडीएफ ही ऑलरेडी डाल चुके हैं एप्लीकेशन पर। पैनल पीडीएफ आप क्या खोज रहे हो? उसका हम पीडीएफ ऑलरेडी डाल चुके हैं। जो ज्योग्राफी का, सॉरी हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर का हम जो पीडीएफ एप्लीकेशन में डाले हैं ना, टोटल क्वेश्चन उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा। फिर पैनल पीडीएफ लेकर के आप क्या करेंगे जब ओरिजिनल पीडीएफ ही हम आपको दे दिए तो? ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपर बैच में आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएं। पूरे साल भर के लिए मात्र हम 999 रुपए लेते हैं, जो कि पूरे साल के लिए लेते हैं। पूरे साल भर तक, अभी से लेकर के जब तक आपका मैट्रिक का परीक्षा खत्म ना हो जाए, तब तक हम आपको बस इतनी छोटी सी फी में पढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल प्यारे बच्चों बहुत कम है, ना के बराबर है। आराम से आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चूंकि हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं ना, ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ना,
तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ज्योग्राफी क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं ना जो बिना जाने हुए कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर देते हैं। और अगर बीच में कोई पूछ दे कि बताइए भाई ज्योग्राफी क्या है, अच्छा ज्योग्राफी पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी वही है ना, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी उसी को ना कहते हैं। मतलब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं लेकिन ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये आपको पता तक नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। पहले जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज तो हम आपको देंगे ही, लेकिन उसके पहले हम देख रहे हैं कि लगभग अभी तक 800 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं। लगभग अभी 800 बच्चे ऐसे हैं जो अभी हमारे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, लेकिन क्लास को प्यारे बच्चों लाइक नहीं किए हैं, जो कि हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं, अगर आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है तो जल्दी से एकदम लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है ना। लाइक का बटन प्यारे बच्चों जल्दी से दबा ही दीजिए। और जब लाइक कर देंगे तो फिर एक रिक्वेस्ट और हम आपसे करेंगे कि प्यारे बच्चों आप लोग क्लास को भी शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना। जब आप लाइक कर देंगे तो एक रिक्वेस्ट और हम आपसे करेंगे कि आप लोग क्लास को ना शेयर प्यारे बच्चों जरूर कर दें, ठीक है ना। तो लाइक और शेयर ये दोनों चीज अगर होते रहे तो फिर टीचर्स को भी पढ़ाने में बहुत मन लगता है। तो चलिए भाई, मेरे प्यारे भाई एवं बहना सभी लोग जल्दी जल्दी से ना, जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, हो गया ना। सारे बच्चे लाइक और शेयर कर दिए, सारे बच्चे लाइक और शेयर कर दिए। अब पढ़ाई शुरू किया जाए। चलिए भाई, तो पढ़ाई हम शुरू करेंगे अब भूगोल सब्जेक्ट के साथ। पढ़ाई अब प्यारे बच्चों हम शुरू करेंगे भूगोल सब्जेक्ट के साथ, जिसको अंग्रेजी में जियोग्राफी बोलते हैं। समझ गए ना, अंग्रेजी में जियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। आखिर भूगोल का अंग्रेजी ज्योग्राफी ही क्यों, आखिर भूगोल का अंग्रेजी ज्योग्राफी ही क्यों, ये तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा ना। या फिर इस पर कोई दिमाग ही नहीं लगाए हैं, इस पर कोई दिमाग लगाए हैं कभी कि दिमागे नहीं लगाए हैं कि आखिर भूगोल का स्पेलिंग ज्योग्राफी ही क्यों, फंटेसिया क्यों नहीं, ठीक है ना, माइस्ट्री क्यों नहीं, मतलब कोई दूसरा वर्ड क्यों नहीं, ज्योग्राफी ही क्यों, क्यों रखा गया ज्योग्राफी ही नाम। पहले तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर ज्योग्राफी होता क्या है, भूगोल कहते किसको है, भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये जानकारी प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से समझिए, भूगोल वह विषय या शास्त्र है, हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं ना, भूगोल वह विषय या वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत, यानी कि यह एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत किसके बारे में पढ़ते हैं, तो पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो धरातल है, उस धरातल के ऊपर में जो स्वरूप है उसके बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के ऊपर के स्वरूप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी का संरचना कैसा है, पृथ्वी के संरचना के बारे में पढ़ते हैं, और उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। जो पृथ्वी के प्राकृतिक भाग हैं उसके बारे में भी पढ़ते हैं, और सिर्फ धरातल के ऊपर वाले नहीं, धरातल के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो खनिज दबे हुए हैं, ध्यान से समझिएगा, धरातल के अंदर जो खनिज दबे हुए हैं उस खनिज के भी बारे में हम लोग ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो पूरे भूभाग के बारे में हम लोग पृथ्वी में अध्ययन करते हैं। किस चीज के बारे में, तो पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप के बारे में, पृथ्वी की संरचना के बारे में, उसके प्राकृतिक भागों के बारे में, पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे ही हम लोग भूगोल कहते हैं। यानी जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत, जिस शास्त्र के अंतर्गत ये सब कुछ का अध्ययन करने का मौका मिले तो उसी को हम लोग भूगोल कहते हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग भूगोल कहते हैं। बताइए याद रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के ना हमें पूरा पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। जैसे प्यारे बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे इस पृथ्वी के बारे में। यहाँ पर आप लोग हमारे हाथ में ग्लोब देख रहे हैं, यह जो हमारा पृथ्वी है ना गोलाकार है, समझ गए ना। ये जो हमारा पृथ्वी है प्यारे बच्चों ये गोलाकार है। जिस तरीके का ये ग्लोब आप लोग देख रहे हैं ना, ये ग्लोब आप लोग देख रहे हैं, इसी तरीके का हमारा पृथ्वी है। और इस पूरे पृथ्वी के बारे में, ये जो पूरा पृथ्वी है ना, इस पूरे पृथ्वी के बारे में हमें किस सब्जेक्ट में पढ़ना है, भूगोल सब्जेक्ट में पढ़ना है, ज्योग्राफी में पढ़ना है।
ठीक है, इस पूरे पृथ्वी के बारे में, इसकी संरचना कैसी है, इस पर कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन से फसल लगाए जाते हैं, किस प्रकार के फसल लगाए जाते हैं, किस प्रकार के फसल किस एरिया में लगाए जाते हैं, पहाड़ों पर कौन सा फसल होता है, मैदानी भागों में कौन सा फसल होता है, उपजाऊ योग्य मिट्टी कितना है, बलुई मिट्टी कितना है, रेगिस्तान किधर किधर है, समुद्र कितना दूर में है, कौन सा फसल किस ऋतु में उपजाया जाता है, पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, सब कुछ प्यारे बच्चों हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कौन सा खनिज पृथ्वी के अंदर छुपा हुआ है, कितना मात्रा में छुपा हुआ है, लोहा सबसे ज्यादा कहां पर है, सोना सबसे ज्यादा कहां पर है, चांदी सबसे ज्यादा कहां पर है, मैग्नीशियम, हीरा, मतलब सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ही। ठीक है ना, सब कुछ प्यारे बच्चों, यानी कि पृथ्वी के बारे में जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ही। लेकिन सब कुछ आप 10वीं क्लास में ही नहीं पढ़ लेंगे, ठीक है ना, सब कुछ आप 10th क्लास में ही अगर कल्पना करेंगे कि हम 10th क्लास में ही सर सब कुछ पढ़ा देंगे तो संभव नहीं है। 10th क्लास के लिए प्यारे बच्चों सिलेबस है, 10th क्लास के लिए सिलेबस है जिसका कि एक बुक आता है। इस बुक में जो कुछ भी दिया गया है इतना ही से परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो फिर भूगोल के बारे में हम सिर्फ अभी उतना ही पढ़ेंगे जितना से हमारा सवाल पूछा जाता है, जितना हमारा सिलेबस कहता है। ऐसे तो भूगोल का कोई अंत ही नहीं है, भूगोल का कोई वर्णन ही नहीं है, भूगोल का कभी अंत ही नहीं हो सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग को उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो भूगोल के बारे में पढ़ा दिए। अब भूगोल के बारे में ही हमें पहाड़ के बारे में पढ़ना होगा, महादेश के बारे में पढ़ना होगा, देश के बारे में पढ़ना होगा, नगर के बारे में पढ़ना होगा, नदी के बारे में पढ़ना होगा, समुद्र के बारे में पढ़ना होगा, झील के बारे में पढ़ना होगा, वन के बारे में पढ़ना होगा, कोयला, पेट्रोल आदि, मतलब और भी बहुत कुछ प्यारे बच्चों जिसके बारे में हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ही पढ़ना है। समझ में आया? यही सब कुछ हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ही पढ़ना है। अच्छा, अब यहां तक तो बात कंप्लीट हो गया कि भाई ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि पृथ्वी के बारे में हमें ज्योग्राफी में पढ़ना है, प्रकृति के बारे में हमें ज्योग्राफी में पढ़ना है। लेकिन आखिर भूगोल जिसे अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है, भूगोल जिसे अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है, इसका अंग्रेजी नाम ज्योग्राफी ही क्यों पड़ा? जो कि हम सबसे पहला क्वेश्चन यही किए थे कि आखिर इसका नाम हम ज्योग्राफी ही क्यों दिए। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ज्योग्राफी प्यारे बच्चों ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ज्योग्राफी क्या है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका निर्माण दो शब्दों से किया गया है, ठीक है ना। ज्योग्राफी हम लोग क्या लिखते हैं? GEOGRAPHY, ज्योग्राफी लिखते हैं ना। ये जो ज्योग्राफी शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है और दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं वह? तो जियो प्लस ग्राफो। ध्यान से समझिएगा, पहला जो शब्द है प्यारे बच्चों वो है जियो। अब मोबाइल वाला जियो मत समझ लीजिएगा कि जो हम जियो सिम लगा करके बात करते हैं ना वो वाला जियो। वो वाला जियो प्यारे बच्चों होता है JIO, वो वाला जियो होता है JIO। यहां पर जो हम आपको जियो बता रहे हैं वह JIO नहीं है बल्कि GEO है। और जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। ध्यान रखिएगा, जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। तो ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफो। जियो प्लस ग्राफो, याद रहेगा, जियो प्लस ग्राफो। तो ये जो जियो शब्द है ना, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ये जो ग्राफो शब्द है, इस ग्राफो शब्द का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। लिखना या वर्णन करना। यानी अगर दोनों को हम लोग मिला दें, जियो प्लस ग्राफो, दोनों को मिला दें, तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब लिखना या वर्णन करना। यानी पृथ्वी के बारे में लिखना या वर्णन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी के बारे में लिखना या वर्णन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो भूगोल के बारे में आपको इतना तो जानकारी हो गया, भूगोल के बारे में इतना जानकारी हो गया। जियो प्लस ग्राफो, दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर के ज्योग्राफी शब्द बना, समझ गए ना, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के बारे में लिखना या वर्णन करना। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ठीक है बताओ ज्योग्राफी तो पढ़ रहा है ना, उसमें भी ज्योग्राफी प्रिंस सर से पढ़ रहा है, अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ रहा होगा कि हम तो प्रिंस सर से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कोई बाहरी आदमी अगर सुनेगा तो ये नहीं कहेगा अच्छा टारगेट बोर्ड से पढ़ता है, तब तो तू पढ़ने में बड़ा तेज है, पूछ ले हम तुमसे। आप बोलिएगा पूछिए ना भाई, क्या पूछते हैं, जो आपको पूछना है सब पूछ लीजिए, प्रिंस सर ना एकदम बेसिक से पढ़ा चुके हैं हमें। तो क्या पूछेगा कि बताओ, सबसे पहला तो यही बताओ भाई कि ज्योग्राफी का पिताजी किन्हें कहा जाता है? ज्योग्राफी का जनक कौन है? पिताजी कौन है ज्योग्राफी का? अब आप कहेंगे कि अरे भाई ये तो पिताजी के बारे में पूछ दिया, डायरेक्ट बापे पर चल गया। आप बोलेंगे ना
कि अरे भाई ये तो ज्योग्राफी के बारे में पूछने के लिए बोले थे, ज्योग्राफी के बापे पर पहुंच गया डायरेक्ट एकदम। ठीक है, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, चाहे बाप पर चले जाए चाहे दादा पर चले जाए, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपसे पूछ दे कि बताओ ज्योग्राफी का बाप कौन है, ज्योग्राफी का फादर कौन है, तो आपको तुरंत बता देना है कि अरे भाई ज्योग्राफी का फादर है इरेटोस्थनीज। ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी का फादर कौन है, इरेटोस्थनीज। कौन है ज्योग्राफी का फादर, कौन है, इरेटोस्थनीज। ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया। ज्योग्राफी का पिता कौन है, ज्योग्राफी का बाप कौन है, ज्योग्राफी का जनक कौन है, तो आपसे अगर कोई भी पूछ दे तो आपका जवाब होगा इरेटोस्थनीज। याद रहेगा, इरेटोस्थनीज, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ज्योग्राफी का पिता कौन है जी, इरेटोस्थनीज, याद रहेगा ना। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कुछ लोग हैं ना जो मेहनत करते हैं लेकिन बहुत हल्ला करके, हम तो 8 घंटा पढ़ते हैं, हम तो 10 घंटा पढ़ते हैं, अरे भाई हम तो 12 घंटा पढ़ते हैं। अरे बोलने से कुछ नहीं होगा, कभी बोलो मत कि हम इतना घंटा पढ़ते हैं, कभी किसी को मत बताओ कि हम कितना घंटा पढ़ रहे हैं। देखिए, आप सफलता का एक महान सीक्रेट हम आपको बता रहे हैं, कभी किसी को मत बताओ कि हम कितना देर पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, किस बुक से पढ़ते हैं, किस चैनल से पढ़ते हैं, किस टीचर से पढ़ते हैं। बस पढ़ रहे हैं यार, किस टीचर से पढ़ते हो, अरे इधर उधर पढ़ लेते हैं। समझ गए ना, समझ गए। तो प्यारे बच्चों, सफलता का जो राज होता है ना वो छुपा हुआ रहता है, लेकिन जब सफल होता है लोग तो वो अपने आप निखर करके आ जाता है। तो कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तुम मत बोलो कि हम कितना देर मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारा सफलता बता देगा लोगों को कि तुम कितना देर मेहनत करते थे, किस तरीके से मेहनत करते थे। समझ गए ना। तो तुम ये मत बताओ कि हम कैसे पढ़ते हैं, कितना देर पढ़ते हैं, तुम्हारा सफलता सब कुछ बता देगा। ठीक है ना, सफलता तुम्हारा सब कुछ बता देगा। इरेटोस्थनीज कहा जाता है ज्योग्राफी का पिता। यानी कि ये जो हमारा पहला स्लाइड हुआ प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ हम आपको ज्योग्राफी से परिचय करवाए हैं। ये जो हमारा पहला स्लाइड हुआ ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी से हम परिचय करवाए कि ज्योग्राफी क्या होता है, कैसे बना ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में क्या क्या हमें पढ़ना है, ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है, ये सब कुछ आपको अच्छे से पता चल गया। अब अगर कोई भी पूछेगा तुरंत बता दीजिएगा। अधिकांश बच्चों से आपको हम एकदम बता रहे हैं ना, अगर जो हमसे नहीं पढ़ा है, जो टारगेट बोर्ड से नहीं पढ़ा है, उससे जाकर के पूछ लेना, बताओ ज्योग्राफी शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, आखिर भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी ही क्यों कहते हैं, बताओ ज्योग्राफी किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, बताओ। कोई नहीं बता पाएगा। जो टारगेट बोर्ड से पढ़ा है सिर्फ वही बता पाएगा, जो टारगेट बोर्ड के अलावा कहीं और से पढ़ा है उसको इतना बेसिक से पढ़ाया ही नहीं जाता है। समझ गए ना। खुद हम सब ज्योग्राफी पढ़े थे ना 10th क्लास में, हमको नहीं पता था, हमको नहीं पता था क्योंकि हमको नहीं पढ़ाया गया था। ठीक है ना, और हमें पूरा भरोसा है कि आपको भी नहीं पढ़ाया गया होगा। और प्यारे बच्चों, आज तो एकदम मजा आ रहा है क्योंकि आज ना लाइव क्लास में लगता है कि 1500 से ज्यादा बच्चे तो आज जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। एक बार ना सब मिलकर के जरा एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए प्लीज बच्चों, क्योंकि आज 1400 से प्लस बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम देखना चाहते हैं 1500 से ज्यादा बच्चे लाइव क्लास में, 1500 से ज्यादा बच्चे ना हम आज लाइव क्लास में देखना चाहते हैं। जब हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं, सोशल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, चाहे हिस्ट्री, देखते हैं आपको कितना मजा आता है। हिस्ट्री में मजा आता है ना कि नहीं आता है, आता है सर। ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इसमें आज रिकॉर्ड टूटना चाहिए, 1500 से ज्यादा बच्चे आज लाइव क्लास में होने चाहिए। सारे बच्चे ना जम करके शेयर करो, आज कम से कम एक एक बच्चे के पास शेयर कर दो, अपने एक एक दोस्त के पास शेयर कर दो, ताकि एक एक दोस्त भी आपके जुड़ जाए। 1500 तो आपके कराना हाथों का खेल है, 1500 आप तुरंत करा देंगे। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग शेयर कर दीजिए। बहुत 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 धन्यवाद प्यारे बच्चों। यहां पर अब बस कुछ ही स्टूडेंट बाकी हैं 1500 से। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अरे एक बच्चे पूजा कुमारी पूछ रही है कि आपका असली नाम क्या है। हमारा असली और नकली कुछ नहीं है, जो है सब आपके सामने है। मेरा असली भी कह लीजिए, नकली भी कह लीजिए, घर का नाम कह लीजिए, स्कूल का नाम कह लीजिए, जहां का भी नाम कह लीजिए, सिर्फ एक नाम है प्रिंस। समझ गए ना, सिर्फ एक नाम है हमारा प्रिंस। ठीक है, हाँ। और आप लोगों ने एक अपना नया नाम दे दिया है भाई, रॉकी भैया। तो खैर वो तो हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाते हैं, हम अपने बारे में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा जो नाम है प्यारे बच्चों प्रिंस ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर ज्योग्राफी से परिचय करवा दिए, ज्योग्राफी से अब आपका रिश्ता नाता हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और सीधे चलते हैं चैप्टर की तरफ। पहला नंबर जो हमारा चैप्टर है प्यारे बच्चों, वो है भारत संसाधन एवं उपयोग। ध्यान से सुन लीजिए, पहला नंबर जो चैप्टर है ना वो खंडों में बटा हुआ है। पहला नंबर जो चैप्टर आपका है वो प्यारे बच्चों खंड में बटा हुआ है। खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड
इस प्रकार से बटा हुआ है, और किसी खंड में भूगोल के बारे में किसी खंड में जल संसाधन के बारे में पढ़ना है, तो किसी खंड में मृदा संसाधन के बारे में, किसी खंड में वन संसाधन के बारे में। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो ध्यान से समझिएगा, पहला नंबर जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन, अब सबसे पहले ना हम आपको संसाधन के बारे में बताते हैं। संसाधन एक्चुअल में होता क्या है। संसाधन अंग्रेजी में प्यारे बच्चों ना हम लोग इसको रिसोर्सेस बोलते हैं। संसाधन जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, रिसोर्सेस। संसाधन होता क्या है, जैसे हमें एक कुर्सी बनाना है, ध्यान से समझिएगा, हमें एक प्यारे बच्चों कुर्सी बनाना है, तो कुर्सी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। लकड़ी चाहिए यानी कुर्सी बनाने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेस यानी कि कुछ हमें संसाधन चाहिए। एक लकड़ी चाहिए भाई, कुछ कांटी चाहिए, लकड़ी को काटने के लिए आरी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये सब होता है संसाधन। तो कुर्सी बनाने के लिए जो लकड़ी हमें चाहिए, कांटी हमें चाहिए, आरी हमें चाहिए, ठीक है ना, जो कुछ भी हमें चाहिए उसका उपयोग, अगर आपसे कोई इतना मोटा कोई लकड़ी ला करके दे दे, क्या आप लोग उसका कुर्सी बना लीजिएगा? नहीं बनाइएगा। क्यों नहीं बनाइएगा? क्योंकि आपके पास बुद्धि विवेक नहीं है। लेकिन अगर आप उस लकड़ी के साथ बुद्धि विवेक का प्रयोग कर देते हैं तो कुर्सी क्या पलंग भी बना लीजिएगा, टेबल भी बना लीजिएगा, ठीक है ना, दरवाजा भी बना लीजिएगा, जो मन में आवे जो बना लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि संसाधन का उपयोग ना बुद्धिपूर्वक होता है। मानव अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करता है, तब जाकर के संसाधन का सही उपयोग हो पाता है। तो सबसे पहला सवाल जो आपके मन में है कि सर आखिर संसाधन होता क्या है, आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या है कि सर ये संसाधन होता क्या है? जल्दी से शेयर करिए, बस कुछ ही बच्चे अब बाकी हैं प्यारे बच्चों, बस कुछ ही बच्चे अब बाकी हैं जो कि इस क्लास में जुड़ेंगे, तुरंत अपना 1500 से ऊपर लाइव हो जाएगा, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि संसाधन किसे कहते हैं, और ये ज्योग्राफी का सबसे पहला सवाल है कि संसाधन किसे कहते हैं। लेकिन परीक्षा में एक दो बार पूछ भी दिया है कि बताइए संसाधन को परिभाषित करिए, संसाधन को परिभाषित करिए। ये सवाल ज्योग्राफी में ऑलरेडी एक दो बार पूछ भी दिया है। समझिए, ज्योग्राफी का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, समझ गए ना। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन यही देखेंगे कि आखिर जो हमें चैप्टर में पढ़ना है संसाधन के बारे में, ये संसाधन होता क्या है, संसाधन कहते किसको है। तो ध्यान से समझिए, कह रहा है कि प्रकृति प्रदत्त संसार की सारी वस्तुएं प्रकृति के द्वारा दिया गया, प्रकृति प्रदत्त मतलब क्या हुआ, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, समझ गए ना। प्रकृति प्रदत्त संसार की सारी वस्तुएं जिसे मानव अपनी तकनीक, कुशलता, ज्ञान एवं समर्थ के अनुसार परिणत करके अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। यानी प्रकृति ने हमें सब कुछ दे रखा है, कोई चीज हमें घटता नहीं है, समझ गए ना। प्रकृति ने हमें सब कुछ दे दिया प्यारे बच्चों, बस उसका किस तरीके से उपयोग करना है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जिसका एक जीता जागता उदाहरण बताते हैं हम वायु के बारे में। अभी आप लोग सोचते होंगे कि ये जो वायु है ना बिल्कुल फ्री में हमें मिल गया है, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? ये जो हवा है ये हमें बिल्कुल फ्री में मिल गया है, लेकिन क्या आपको अंदाजा भी है कि भगवान आपको कितना बहुमूल्य चीज फ्री में दे रखा है। जिंदगी जीने के लिए सबसे अमूल्य चीज है प्यारे बच्चों ऑक्सीजन, वायु भगवान ने हमें फ्री में दे दिया, पानी भगवान ने हमें फ्री में दे दिया, धूप भगवान ने हमें फ्री में दे दिया। मतलब जो भी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो चीज भगवान ने फ्री में दे रखा है। अगर उसका कीमत लगाया जाए तो फिर आपको अंदाजा नहीं है क्या? अंदाजा आपको है। अभी अभी कोविड काल में यानी कि जब कोरोना आया था तो आप लोग देख रहे थे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर के लिए कितना हड़ताल हो रहा था। जिस चीज को भगवान हमें एकदम फ्री में दे रखे हैं, अगर उसका कीमत लगना शुरू हो जाए ना तो हड़ताल शुरू हो जाता है। कोविड में देख रहे थे ना, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मारा मारी हो रहा था। समझिए, जिस ऑक्सीजन के लिए कोविड काल में, कोरोना में लोग मारामारी कर रहे थे, वो ऑक्सीजन भगवान हमें फ्री में दे रखा है, लेकिन उसे बचाने की जिम्मेदारी भी भगवान ने हमें दिया है। भगवान कहे कि देखो भाई ऑक्सीजन तो हम फ्री में दे दिए, लेकिन इसे बचा करके तुम्हें रखना है। बचाएंगे कैसे? पेड़ पौधे लगा करके। लेकिन पेड़ पौधे लगा नहीं रहे हैं, बल्कि और हम लोग उल्टा काटते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात हमें समझना होगा। अब देखिए, हम आपको संसाधन का परिभाषा क्या बताए कि प्रकृति प्रदत्त, यानी कि प्रकृति भगवान, प्रकृति मतलब क्या होता है? भगवान, समझ गए ना। प्रकृति मतलब नेचर, समझ गए। तो
प्रकृति प्रदत्त संसार की सारी वस्तुएं, दुनिया में जितनी भी सारी वस्तुएं आप लोग देख रहे हैं ना, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, उसका यदि मानव अपनी तकनीक की सहायता से, अपनी कार्यकुशलता की सहायता से, अपनी ज्ञान की सहायता से, अपने सामर्थ्य की सहायता से, अपनी बुद्धि की सहायता से, अपने विवेक की सहायता से, अपनी क्षमता के अनुसार अगर प्यारे बच्चों उसे अपने दैनिक जीवन के अनुसार अगर परिणत करके उसका उपयोग दैनिक और सामाजिक कार्यों में अगर हो रहा है, जीवन यापन के लिए अगर उसका उपयोग हो रहा है, तो उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। समझ में आया? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। यानी प्रकृति प्रदत्त संसार के वो सारी वस्तुएं जिसका उपयोग मानव बुद्धि विवेक लगा करके अपने जीवन यापन के लिए कर रहा है, उसे संसाधन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रिसोर्सेस, तो इसका जवाब यहां पर आपके सामने है। समझ गए ना, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा जवाब के लिए, ठीक है ना। तो संसाधन क्या होते हैं आप लोग देख लिए कि प्रकृति प्रदत्त संसार की सारी वस्तुएं जिसका उपयोग कर मानव, जिसका बुद्धि एवं विवेक के साथ उपयोग करके मानव अपना जीवन यापन करता है, उसे अपने सामाजिक और दैनिक कार्यों में प्रयोग करता है, तो उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। ठीक है, संसाधन के उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर ध्यान से समझिएगा, संसाधन का उपयोग और उत्पत्ति के आधार पर विकसित, विकासशील अथवा अर्ध विकसित के श्रेणी में बांटा गया है। यानी कि संसाधन को ना अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। ठीक है, संसाधन को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। अलग अलग कैटेगरी कहने का मतलब कुछ संसाधन ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से विकसित हैं, समझ गए ना, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से विकसित हैं, तो उसे विकसित संसाधन के अंतर्गत रखा गया। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो विकासशील हैं, विकासशील मतलब अभी विकास कर ही रहा है, समझ गए ना। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा देश भारत एक विकासशील देश है, मतलब हम लोग अभी विकसित नहीं हुए हैं बल्कि अभी विकास की राह पर हैं। तो वैसे ही कुछ संसाधन ऐसे हैं जो विकसित हो चुके हैं, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो विकासशील हैं, और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो अर्ध विकसित हैं, यानी कि अभी आधा अधूरा विकसित हुआ है, और इस श्रेणी में उसे बांटा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संसाधन को किस किस श्रेणी में बांटा गया है, विकसित, विकासशील और अर्ध विकसित संसाधन में बांटा गया है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। और एक व्यक्ति थे, एक भूगोलवेता थे, ठीक है ना, जो कह रहे थे कि संसाधन होते नहीं है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना कि प्रकृति के द्वारा दिया गया सब कुछ संसाधन ही होता है, मतलब संसाधन ऑलरेडी पहले से है। तो एक व्यक्ति थे जिम्मरमैन, उन्होंने कहा कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि संसाधन बनते हैं। समझ में आया? तो जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि संसाधन बनते हैं। कैसे भाई? जैसे पहाड़ होता है, हम आपको आगे बताएंगे कि मृदा संसाधन का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। पहाड़ जब टूटा तो टूट करके धीरे धीरे छोटे छोटे कंकड़ में बदला, फिर बालू में बदला, रेत में बदला, और तब जाकर के लाखों करोड़ों वर्ष लगा उसे मिट्टी बनने में। तो संसाधन क्या हुआ? बना। समझ गए ना, संसाधन क्या हुआ? बना। तो जिम्मरमैन ने पहली बार यह कहा कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि संसाधन बनते हैं। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, मैट्रिक परीक्षा में, कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह किसने कहा था? तो इसका जवाब क्या होगा? संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह बात जिम्मरमैन ने कहा। किसने कहा भाई? जिम्मरमैन ने कहा। ठीक है ना, ये बात किसने कहा? जिम्मरमैन ने कहा, ध्यान रखिएगा। संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिम्मरमैन ने कहा था। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आज सिर्फ बेसिक पढ़ाएंगे, बेसिक आज इतना जबरदस्त तरीका से समझा देंगे ना, आपको भूगोल से भी प्यार हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ गए कि संसाधन क्या होता है। अब प्यारे बच्चों, संसाधन के प्रकार के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन होते हैं प्यारे बच्चों दो प्रकार के। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस। यानी कि संसाधन जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा होता है मानवीय संसाधन। दूसरा मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रकृति संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक वो संसाधन जो भगवान के द्वारा बनाया गया, और एक वो जो मानव के द्वारा बनाया गया। ठीक है ना, एक वो जो भगवान के द्वारा बनाया गया और एक वो जो मानव के द्वारा बनाया गया। ठीक है, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो भगवान के द्वारा बनाया गया, एक वो जो मानव के द्वारा बनाया गया। तो संसाधन ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन। लेकिन
ये सिर्फ हम लोग नहीं कहेंगे कि संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। संसाधन को ना बहुत तरीकों से बांटा गया है। बहुत सारे ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर संसाधन को विभाजित किया गया। ठीक है, तो संसाधन को हम लोग अलग अलग कैटेगरी के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों, संसाधनों के वर्गीकरण के बहुत सारे आधार हुए। कौन कौन से भाई? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा गया, किस तरीके से उत्पत्ति उसका हुआ है उस आधार पर संसाधन को बांट दिया गया है। समझ गए ना? आखिर जैसे मान लिया जाए कि हम प्लास्टिक का बात करते हैं, ये प्लास्टिक है, ठीक है, तो इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इस आधार पर संसाधन को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन? जैव और अजैव। समझ में आया? जैव मतलब होता है सजीव और अजैव मतलब होता है निर्जीव। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया। ध्यान से समझिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, जैव और अजैव। वहीं उपयोगिता के आधार पर अगर बात किया जाए, उपयोगिता के आधार पर अगर बात किया जाए कि संसाधन का जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं उस आधार पर अगर बात किया जाए तो संसाधन को दो भागों में बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ध्यान से समझिएगा, आगे हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि नवीकरणीय क्या है, अनवीकरणीय क्या है, जैव क्या है, अजैव क्या है, ये सब कुछ हम आपको एकदम एक्सप्लेन करके बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। फिलहाल अभी आप लोग यहां पर यह समझ लीजिए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, जैव और अजैव। वहीं उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को दो भागों में बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है ना? उसके अलावा स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब क्या होता है? स्वामी, स्वामित्व। देखिए, स्वामित्व तो स्वामी शब्द से बना है। स्वामी मतलब क्या होता है? स्वामी मतलब मालिक होता है ना। जैसे कोई बोलता है ना, ये हमारे स्वामी है, मतलब ये हमारे मालिक हैं। यानी स्वामित्व कहने का मतलब होता है मालिकाना हक। जैसे हम कहेंगे कि इस मोबाइल का स्वामी हम हैं, यानी कि इस पर स्वामित्व किसका है? मेरा है। यानी इस मोबाइल का मालिकाना हक किसका है भाई? मेरा है। समझ गए ना? यानी स्वामित्व मतलब होता है मालिकाना हक। तो स्वामित्व के आधार पर यानी कि मालिकाना हक के आधार पर संसाधन को तीन चार तरीकों से विभाजित किया गया, चार तरीकों से। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो इस प्रकार से ना संसाधन को बहुत सारे आधार पर बांटा गया, बहुत सारे वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग बारी बारी से सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से सब कुछ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, एकदम बेसिक से, एकदम शुरुआत से। अभी तो शुरुआत ही हो रहा है ना, अभी तो ट्रेलर ही चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। समझ में आया? चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, जैव और अजैव। उपयोगिता के आधार पर दो भागों में बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर चार भागों में बांटा गया, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यहां तक में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ये पहला नंबर चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये पहला नंबर चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों। पहला नंबर चैप्टर ही सिर्फ यूट्यूब पर होगा। पहला नंबर चैप्टर के बाद जो भी क्लासेस होंगे वो प्यारे बच्चों एप्लीकेशन पर हो जाएंगे, यानी कि ऐप पर हो जाएंगे, टॉपर बैच में। तो अभी हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो बच्चे टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग टॉपर बैच ज्वाइन कर ले प्यारे बच्चों, टारगेट बोर्ड को ज्वाइन करें। और एक बार ज्वाइन करने के बाद ना आप रिजल्ट देखें, हम आपको गारंटी देता है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक बार टॉपर बैच को ज्वाइन करने के बाद आप अपने न निचले पीढ़ियों को, यानी कि जो आपके छोटे भाई हैं, जो आपकी छोटी सिस्टर है, सबको आप बोलोगे अरे भाई मैट्रिक का तैयारी टारगेट बोर्ड से कर लो, मैट्रिक का तैयारी टारगेट बोर्ड से कर लो। आप खुद सबको सजेस्ट करना शुरू कर दोगे। ठीक है ना? चलिए, तो फटाफट से आप लोग बता दीजिए भाई, यहां तक सब कुछ कंप्लीट हो गया? अगर हो गया तो यस सर क्लिक करके कमेंट करिए, ताकि हमें संतुष्टि मिल जाए कि हाँ भाई सब कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है ना? हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए, दीपराज सिंह एक बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर ऑफलाइन कोचिंग जाना चाहिए या नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, ऑफलाइन और ऑनलाइन में हम अंतर पहले भी आपको बता चुके हैं कि ऑफलाइन कोचिंग जाना चाहिए या नहीं। स्टूडेंट भी ना बहुत प्रकार के होते हैं, स्टूडेंट के आधार पर ना ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग को बांटा गया है। स्टूडेंट भी बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सर हम किस कैटेगरी में आते हैं? प्यारे बच्चों, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनको ऑफलाइन ही जाना चाहिए। कहिए क्या है भाई?
तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डर से पढ़ते हैं, प्रेशर से पढ़ते हैं, जबरदस्ती पढ़ते हैं, समझ गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो जबरदस्ती पढ़ते हैं, उनको पढ़ने का मन नहीं करता है लेकिन जबरदस्ती पढ़ते हैं, समझ गए। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, किसी और कारण के लिए कोचिंग और स्कूल जाते हैं। कोचिंग और स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन किसी और कारण के लिए, क्योंकि उनके गांव की एक लड़की जा रही है, क्योंकि उस कोचिंग में एक लड़की आती है, ठीक है ना, इसलिए कुछ बच्चे भी कोचिंग जाते हैं। कुछ, हाँ, जो सच्चाई है, देखिए बिल्कुल हम फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। आप भी अपने दिल पर जब हाथ रख करके ना विचार करिएगा ना, तो आपको भी ये चीज समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं हम भी इस कैटेगरी में हैं या नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो लड़कियों का पीछा करने के लिए कोचिंग तक जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लड़कियों को देख सके इसलिए कोचिंग तक जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों से मिल सके इसलिए कोचिंग में जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई कर सके इसलिए कोचिंग में जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई को लेकर के सीरियस होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई को सीरियस वे में नहीं लेते हैं। समझ में आया? तो बहुत प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। तो हम तो वही कहेंगे ना कि जो बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो सभी बच्चे पढ़ाई में सीरियस हैं, पढ़ाई को सीरियसली ले रहे हैं। नहीं तो पढ़ाई करने के लिए तो भाई कहेगा कह रहे छोड़ो ना यार, कोचिंग जा ही ना रहे, पापा महीना में दिए देते हैं, कोचिंग में 200 ना लगता है, हम पापा से 300 रुपया ले लेते हैं, 100 रुपया हमारा बच जाता है महीना में। तो फिर दिक्कत क्या है भाई? बताओ दिक्कत क्या है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, समझ गए ना, बहुत सारे बच्चे ये बात बोलेंगे कि दिक्कत क्या है भाई, कोचिंग में 200 रुपया सर जी लेते हैं और 300 रुपया हम घरे से मांग लेते हैं, कॉपी लागी महीना में 1-2 बार लगे, बहाना मार देते हैं कि कॉपी खत्म हो गया, कॉपी लागी दे दो, तो मतलब पैसा घरे से मिलिए जाता है, तो बढ़िया ना है। दोस्तों से बातचीत होइए जाता है, जरा घूम टहल लेवे करते हैं, जरा 2-4 गो इधर उधर आंख घुमा ही लेते हैं, अब क्या चाहिए हमें। तो कुछ बच्चे इसलिए जाते हैं कोचिंग, समझ गए ना। तो हम कहेंगे कि ऑनलाइन उनके लिए है जो पढ़ाई में एकदम सीरियस है, समझ गए, जो पढ़ाई को पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई को खिलवाड़ नहीं बनाना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई है। लेकिन जो बच्चे जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हमको पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, वो बच्चे आराम से ऑफलाइन कोचिंग कहीं पर भी चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? कहीं पर भी चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो ये सब प्यारे बच्चों जो फैक्ट था हम आपको बताए, इसमें तकलीफ मानने वाली कोई बात है नहीं, समझ में है ना। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं भाई, उत्पत्ति के आधार पर यहां से हम शुरुआत करते हैं। अब यहां से शुरुआत करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव जो होता है, तो जैव क्या होता है और अजैव क्या होता है, यहां से हम शुरुआत करेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, जैव क्या होता है और अजैव क्या होता है, हम यहां से प्यारे बच्चों पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हो सकते हैं। क्या क्या बताया? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर जैव संसाधन क्या होते हैं और अजैव संसाधन क्या होते हैं। इतना तो नाम से पता चल रहा होगा कि जैव और अजैव, यानी कि जैव जो भी होगा उसका सीधा उल्टा अजैव हो जाएगा। इतना तो आप लोग अंदाजा लगा लिए होंगे अभी तक, इतना तो अभी तक आप लोग को अंदाजा हो गया होगा, ठीक है ना, कि जैव का उल्टा अजैव होता है, ठीक है। लेकिन जैव क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों देखिए, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। इसमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद रहते हैं, यानी कि ये जो जैव संसाधन है ना, एक तरीके से समझ लीजिए कि लिविंग थिंग होता है, यानी कि सजीव होता है। समझ में आया? सजीव होता है, सजीवों को जैव कहा जाता है। समझ में आया? वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जैव मंडल जहां पर जीव जंतु निवास करते हैं, समझ गए। तो वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब जैव मंडल से प्राप्त हो रहे हैं तो सजीवों के गुण होंगे, क्योंकि सजीव हैं। जैसे प्यारे बच्चों मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मछली हो गया, पशु हो गया, और जितने सारे भी अन्य प्राणी जो सजीव में आते हैं वो सब प्यारे बच्चों जैव में भी आएंगे, ठीक है ना, वो सब जैव में भी आएंगे। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया। वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। अच्छा, अब सीधे इसका उल्टा आ जाइए अजैव में। क्या भाई? निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। यहां पर हम लोग पढ़ रहे थे सजीव के बारे में। देखिए सजीवों के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, यानी कि जैव संसाधन में हम लोग सजीव के बारे में पढ़ रहे थे। वहीं अगर
अजैब में बात करें तो अजैब में प्यारे बच्चों निर्जीव वस्तु आते हैं। अजैब में क्या आते हैं? निर्जीव वस्तु आते हैं। तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैब संसाधन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैब संसाधन कहा जाता है। इसमें सभी निर्जीव वस्तु आते हैं, जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, खनिज हो गया, अनाज हो गया, कपड़ा हो गया, यानी जितने सारे भी निर्जीव है ना, सब आ जाते हैं अजैब में, और जो भी सजीव है सब आ जाते हैं जैव में। तो जैव और अजैब समझ में आया? बताइए, जैव और अजैब समझ में आया प्यारे बच्चों? फटाफट से बता दीजिए, समझ में आ गया ना? जैव क्या है और अजैब क्या है, आपको समझ में आया? ठीक है, तो जैव समझ में आ गया आप लोगों को? जैव संसाधन आप लोगों को समझ में आ गया, और अजैव संसाधन? चलिए, अगर आ गया तो फिर यस सर यस सर लिखने में देरी मत करिए, ठीक है ना? आप लोग क्लास में नहीं बैठे हुए हैं ना कि आप लोगों से पूछेंगे आ गया ना जी, आप लोग बोलेंगे जी सर। यहाँ पर जी सर आपको लिख करके बताना होगा, ठीक है ना? जी सर यहाँ पर लिख करके बताना होगा, ठीक है ना? हाँ, चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर तो हम लोग देख लिए ना, जैव और अजैव। अब क्या होता है भाई, उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हम बताए थे? 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है? उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के, कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो जरा ध्यान से समझिए, नवीकरणीय क्या है और अनवीकरणीय क्या है। नवीकरणीय क्या होता है? वो संसाधन जिनका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके तथा इसकी आपूर्ति दोबारा आसानी से संभव हो जाए, उससे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा कि नवीकरणीय संसाधन होता क्या है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जरा ध्यान से समझिएगा। नवीकरणीय संसाधन क्या है? जैसे सूर्य का प्रकाश आज उगा, सूर्य का प्रकाश आज हम लोग खूब लिए, भरदम लिए, ठीक है? और सूर्य का प्रकाश आज खत्म हुआ रात में, लेकिन पुनः फिर कल से हम सूर्य का प्रकाश लेंगे, कभी सूर्य का प्रकाश खत्म नहीं हो सकता है। हवा के बारे में यदि बात किया जाए, कितनों सांस ले लेंगे, हवा खत्म हो जाएगा? नहीं ना, और दोबारा पुनः इसका उत्पत्ति भी हो जाता है, ठीक है ना? यानी कि नवीकरणीय वैसे संसाधन को कहते हैं जिसका उत्पादन भी बार बार हो जाए और उपयोग भी बार बार हम लोग कर लें, उसे कहते हैं नवीकरणीय। समझ में आया? जिसका हम लोग उपयोग भी बार बार कर लें, और जब उपयोग करें तो उसका उत्पादन भी बार बार हो जाए। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं ना जिसका उपयोग बार बार नहीं कर सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम की अगर बात करते हैं, पेट्रोलियम धरती के अंदर से निकाला जाता है, पेट्रोलियम नीचे खत्म हो जाएगा, क्या फिर दोबारा पेट्रोलियम ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। कोयला खत्म हो जाएगा, कोयला ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। खनिज संसाधन हमारा खत्म हो जाएगा, खनिज आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसका उपयोग सीमित है, ठीक है ना? जिसका उपयोग सीमित है, जिसका उत्पादन सीमित है। समझ में आ गया? तो जिसका उत्पादन सीमित है उसको रखते हैं अनवीकरणीय में, और जिसका उत्पादन सीमित नहीं है उसको रखते हैं नवीकरणीय में। देखिए, वे संसाधन जिनका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जाए, इसकी आपूर्ति दोबारा आसानी से संभव हो जाए। अगर एक बार खर्च कर लिए तो दोबारा फिर से ये हमारे सामने आसानी से आ जाए, उसी को कहते हैं नवीकरणीय। समझ में आया? उसी को कहते हैं नवीकरणीय, ठीक है ना? जिसका उत्पादन बार बार आसानी से हो जाए, जिसका उपयोग भी हम लोग बार बार कर ले, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश वर्षों से लेते आ रहे हैं, कल भी लेंगे, परसों भी लेंगे, आने वाले 10-20 साल 50 साल के बाद भी हम लोग लेंगे। यानी कि सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं हो सकता है, हवा कभी खत्म नहीं हो सकता है, जल कभी खत्म नहीं हो सकता है, पूरा समुद्र भरा हुआ है भाई। उसके अलावा विद्युत कभी खत्म नहीं हो सकता है, उसके अलावा वन कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो ये सब प्यारे बच्चों नवीकरणीय संसाधन में आते हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। समझ गए ना? ये होते हैं नवीकरणीय संसाधन, ठीक है ना? और दूसरा है यहां पर अनवीकरणीय संसाधन। देखिए जरा ध्यान से, दूसरा यहां पर क्या है जी? अनवीकरणीय संसाधन। यहां पर जरा ध्यान से आप लोग देख लीजिए, यहां पर क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या कह रहा है? कि वो वस्तुएं जिनका भंडार सीमित होता है। समझ गए ना? नवीकरणीय का भंडार सीमित नहीं था। नवीकरणीय जैसे सौर ऊर्जा, हवा, जल, इस सब का भंडार सीमित नहीं है, विशाल भंडार है, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अनवीकरणीय का भंडार जो है वो सीमित होता है। अनवीकरणीय का भंडार जो है वो सीमित होता है, तथा जिनका निर्माण दोबारा न किया जा सके। भंडार सीमित होता है तथा जिनका निर्माण दोबारा न किया जा सके या पुनः निर्माण होने में बहुत समय लग जाए,
उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला की बात करते हैं, कोयला प्यारे बच्चों आपको पता है कैसे बना था? कोयला कितने बच्चों को पता है कैसे बना था, जरा बताइए तो। कोयला कैसे बनता है आप लोगों को पता था? हजारों बरस पहले, लाखों बरस पहले पृथ्वी पर ना जोरदार भूकंप आया था, ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है। जोरदार भूकंप आया था और उस भूकंप में पृथ्वी पर जितने सारे भी झाड़ जंगल वन थे, जितने भी सारे पेड़ पौधे थे, सब पृथ्वी के नीचे दब गए, सब पृथ्वी के नीचे दब गए। और पृथ्वी के नीचे जब दब गए तो वहां पर ताप और दाब के कारण वो धीरे 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 ना वो कोयला में परिवर्तित हो गए, और उसी कोयला को आज हम लोग निकालते हैं। समझ में आया? लेकिन आप लोग को इतना तो जानकारी होगा कि कोयला एकदम सीमित मात्रा में है, पृथ्वी के अंदर है ना भाई, तो कोयला कभी ना कभी तो खत्म होगा, उसका उत्पादन सीमित है, कभी ना कभी तो खत्म होगा, तो कोयला अनवीकरणीय में आ जाएगा। पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है आप लोग को पता है ना, कि समुद्र में जो जलीय जीव होते हैं वो जब मरते हैं तो मर करके समुद्र के तलहटी में जमा हो जाते हैं, और जब समुद्र के तलहटी में जलीय जीव जमा होते हैं तो उस पर धीरे धीरे बालू मट्टी पड़ता है, जो समुद्र में बालू मट्टी है वो धीरे धीरे उसको ढक देता है, और जब वही समुद्रीय जीव लाखों बरस हजारों बरस तक वैसी दबे रहते हैं तो वो पेट्रोलियम बनते हैं, और फिर उस पेट्रोलियम को निकाला जाता है, यानी कि उसका भी मात्रा एकदम सीमित है। उसके अलावा प्राकृतिक गैस वगैरह हो गया, यानी कि जितने भी सारे ये सब चीज हैं जिनका उपयोग सीमित है, जिनका उत्पादन सीमित है, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन में रखते हैं, और जिसका उत्पादन सीमित नहीं है उसे हम लोग नवीकरणीय में रखते हैं। समझ में आ गया? जिसका उत्पादन दोबारा पुनः हो सके उसे नवीकरणीय में रखते हैं, और जिसका उत्पादन दोबारा न हो सके उसे हम लोग अनवीकरणीय में रखते हैं। समझ में आया? जिसका उत्पादन दोबारा हो सके उसे नवीकरणीय में, जिसका उत्पादन दोबारा न हो सके या फिर हो तो बहुत वर्ष लग जाए, बहुत समय लग जाए, उसे रखते हैं अनवीकरणीय में। बताइए भाई आप लोग को समझ में आया नवीकरणीय और अनवीकरणीय? कितने बच्चों को आया? नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझ में आ गया तो यस सर लिख दीजिए, ठीक है ना? हाँ, समझ में आ गया हो तो फिर यस सर लिख दीजिए। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर जल नवीकरणीय है तो फिर हमें जल को क्यों बचाना चाहिए? देखिए प्यारे बच्चों, जल तो हमारे पास भरपूर मात्रा में, जल का कोई कमी नहीं। आप लोग को पता है ना कि पृथ्वी पर 75% से ज्यादा भूभाग पर जल ही जल है, आपको ये पता है ना? पृथ्वी पर 75% से ज्यादा भूभाग पर जल ही जल है, फिर हमें जल को क्यों लोग बोलते हैं कि जल को बचाना चाहिए? आपका सवाल एकदम वाजिब है कि आखिर जल को क्यों बचाना चाहिए। देखिए जल तो हमारे पृथ्वी पर बहुत है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा है ना कि पूरा पृथ्वी जो स्थल अभी आपको दिख रहा है ना पूरा जलमग्न हो जाएगा, इतना ज्यादा जल है। लेकिन वो सब पीने लायक जल नहीं है, खारा जल है। समझ में आया? वो सब पीने लायक जल नहीं है, खारा जल है। समुद्र में तो इतना जल है, लेकिन क्या समुद्र का जल पीने लायक है? नहीं, खारा जल है, उसमें नमक का मात्रा है। समझ में आया? तो जल तो बहुत है लेकिन पीने लायक नहीं है, और जो पीने लायक है वो मात्र प्यारे बच्चों 2-3% है, मात्र 2-3% जल ही जो है वो पीने लायक है। इसलिए लोग बोलते हैं कि जल को बचाओ। समझ गए ना? क्योंकि पीने लायक जल जो है ना वो प्यारे बच्चों खत्म ना हो जाए। आज देख रहे हैं कि जल जो है वो बोतलों में बिक रहा है। पहले के लोग ना कभी पानी खरीदते नहीं थे, नदी का पानी भी पी लेते थे, लेकिन आज एक बोतल लीजिएगा तो आपको 20 रुपया देना पड़ेगा जी। अगर एक बोतल लीजिएगा आपको 20 रुपया देना पड़ेगा। समझ गए ना? हमें तो लग रहा है कि कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि डॉक्टर साहब पानी लिखना शुरू कर दें, देखिए भाई आपको ये पानी पीना है, ये पानी पीना है। हमें तो लग रहा है कि वो समय भी बहुत जल्द आ जाएगा जब डॉक्टर साहब दवाई के जगह पर पानी लिखना शुरू कर देंगे। समझ में आ गया ना? इस तरीके से जल का जो दोहन हो रहा है, आने वाले समय में ना डॉक्टर साहब के पास अगर बीमारी दिखाने जाओगे वो पानी लिख देंगे, ये पानी पीना है। ये हाँ, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है ना? इसलिए लोग बोलते हैं कि जल को बचाओ। समझ में आया? इसलिए लोग बोलते हैं कि जल को बचाओ, ठीक है ना? कुछ बच्चे हैं जो ये कोर्स परचेज नहीं करना चाहते हैं कि सर कोर्स परचेज करने में 999 रुपया कहां से दे, लेकिन 20 रुपया का पानी बड़ा आराम से खरीद लेंगे। मतलब जो चीज भगवान हमें फ्री करके रखा है, जो चीज भगवान हमें फ्री करके रखा है उसको हम लोग बिना कोई झिझक के पैसे से खरीद लेते हैं। लेकिन जो चीज आपके लिए जरूरी है, जिसको भगवान ने फ्री नहीं किया,
वो चीज आप लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि जल को हमें बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए हम आपको कारण भी बता दिए, क्योंकि जल पीने लायक मात्रा सीमित है। जल तो बहुत है लेकिन पीने लायक प्यारे बच्चों नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बताइए, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं, हम आपको बता दिए ना। अब प्यारे बच्चों आगे जो पढ़ना है ना वो है स्वामित्व के आधार पर। आगे जो पढ़ना है वो है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं जरा इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, स्वामित्व के आधार पर होता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। नाम से आपको लग रहा होगा व्यक्तिगत, व्यक्तिगत संसाधन मतलब किसी खास व्यक्ति का होगा, उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक मतलब जिस पर पूरे समुदाय का भाई स्वामित्व हो यानी कि सरकारी हो, उसे कहते हैं सामुदायिक। राष्ट्रीय मतलब जिस पर किसी एक देश का अधिकार हो उसे कहते हैं राष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मतलब जिस पर सभी देश का अधिकार हो उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय। इतना तो आपको पता होगा, इतना तो नाम सुनते के साथ आप लोग पकड़ लिए होंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध रूपों का वर्णन करें। परीक्षा में ना इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो क्या लिखेंगे हम लोग? स्वामित्व के आधार पर हमारे देश में संसाधनों के 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्यारे बच्चों व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? वैसे सारे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है ना, जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो तथा इसके एवज में वो सरकार को अपनी इच्छा से लगान देता है। जैसे आपका जमीन है, आपके पिताजी के पास जमीन है ना, जमीन का पिताजी से पूछ लीजिएगा, सरकार को टैक्स भरते हैं, ठीक है ना, जमीन का रसीद कटता है ना, जमीन का जो रसीद आपका कटता है वो लगान ही है प्यारे बच्चों, वो रसीद है, उसको बोला जाता है लगान रसीद। क्या बोला जाता है? लगान रसीद बोला जाता है उसको, ठीक है ना। जमीन का रसीद जो कटता है ना उसको लगान रसीद बोला जाता है, यानी कि जमीन का टैक्स देना पड़ता है। तो वो व्यक्तिगत संसाधन चूंकि हमारा है, बपौती है, समझ गए, लेकिन उसका हमें टैक्स देना पड़ता है उसके एवज में, उस जमीन के एवज में सरकार को हमें लगान देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? जिस पर किसी खास व्यक्ति का आधिपत्य हो, आधिपत्य यानी कि अधिकार हो, ठीक है ना, जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे कहते हैं हम लोग व्यक्तिगत संसाधन, और उसके बदले में हमें सरकार को अपनी इच्छा से लगान देना होता है, ठीक है ना, या फिर नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई बाग हो गया, कोई बगीचा हो गया, कोई तालाब हो गया, कोई कुआं हो गया, कोई जमीन हो गया, कोई घर हो गया, ये सब होता है व्यक्तिगत संसाधन। जैसे हम जिस घर में पढ़ा रहे हैं, अगर ये हमारा है तो हम कहेंगे कि ये हमारा व्यक्तिगत संसाधन है, मतलब पर्सनल हमारे यूज के लिए है, सामुदायिक नहीं है भाई, सरकारी नहीं है, हमारा व्यक्तिगत संसाधन है, बोलते हैं ना, तो इसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? वैसे सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। सामुदायिक, जैसे आपके गांव घर में ना सामुदायिक भवन बनता है, सामुदायिक भवन, सामुदायिक भवन किसी एक व्यक्ति के लिए उपयोग में होता है। बताइए, सामुदायिक भवन किसी एक व्यक्ति का होता है नहीं ना, पूरे समाज का होता है, समझ गए ना, पूरे समाज का, क्योंकि सरकारी होता है, उस पर सभी का अधिकार होता है, समाज में रहने वाले सभी वर्गों का अधिकार होता है, सबका अधिकार होता है, तो उसे कहते हैं सामुदायिक संसाधन, जिस पर सबका अधिकार हो। जैसे मंदिर, मंदिर किसी का बपौती होता है नहीं ना, अयोध्या का मंदिर है, सबका किसी का बपौती है नहीं ना, कोई भी जाता है क्योंकि वो सामुदायिक है। मस्जिद हो गया, सामुदायिक है। खेल का मैदान हो गया, सामुदायिक है। नदी हो गया, तालाब हो गया, ये सब क्या है भाई? सामुदायिक है, ठीक है ना। चारागाह हो गया, शमशान घाट हो गया, शमशान घाट किसी का सामुदायिक व्यक्तिगत होता है कि नहीं भाई? देखो ये हमारा शमशान घाट है, इस पर सिर्फ वही जलेगा जो हमारे घर में किसी की मृत्यु होगी। तो क्या कभी ऐसा होता है? नहीं ना, शमशान घाट सामुदायिक चीज होता है। तो ध्यान से समझिए, वो वैसे सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसके अंतर्गत चारण भूमि हो जाता है जहां पर पशु चरता है, मंदिर, मस्जिद, शमशान, सामुदायिक भवन, ये सब आते हैं। मतलब जिसका उपयोग समुदाय में रहने वाले सब लोग करें उसको कहते हैं सामुदायिक संसाधन, ठीक है ना, जो कि समूह के लोगों के लिए सर्वसुलभ हो, समुदाय में रहने वाले सभी के लिए सर्वसुलभ हो, ठीक है ना। समझ में आया? उसके बाद तीसरा नंबर होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय मतलब नेशनल, नेशनल रिसोर्सेस, यानी कि प्यारे बच्चों जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार हो, ठीक है ना, जैसे भारत का,
जैसे भारत का जो होगा तो उस पर भारत का ही अधिकार होगा। तो ध्यान से समझिएगा, आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। यानी कि हमारे देश के अंदर जितना भी संसाधन उपलब्ध है सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। समझ में आया? हमारे देश के अंदर जितना भी संसाधन उपलब्ध है वो कानूनी तौर पर कह ले, वो जैसे भी कह ले, वो हमारे देश का कहलाएगा ना, वो हमारे देश का कहलाएगा ना। तो ये सब क्या होता है प्यारे बच्चों? ये सब होता है राष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है राष्ट्रीय संसाधन? गंगा नदी की बात कर लें, विद्यालय की बात कर लें, स्टेडियम की बात कर लें, या फिर कोई भी चीज ऐसा, पटना का चिड़ियाघर की बात कर लें, नालंदा का विश्वविद्यालय की बात कर लें, ये सब हमारे देश का अधिकार है ना, भारत देश का इस पर अधिकार है ना, तो ये हमारा राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। ठीक है, तो आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। किसी भी देश के सरकार को यह हक होता है कि व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है। यानी कि देश के सरकार का अधिकार होता है कि व्यक्तिगत संसाधनों का जो अधिग्रहण है वो आम जनता के लिए कर सकता है। जैसे मान लिया जाए, आप इस प्रकार से समझिए, ये हमारा एक खेत है जी, ठीक है ना, ये हमारा एक खेत है, ठीक है, यहां से सड़क आ रहा है, ठीक है ना, यहां से सरकारी सड़क आ रहा है, ये क्या आ रहा है? सरकारी सड़क है। सड़क तो सरकारी ही होता है ना, प्राइवेट थोड़े होता है, ठीक है ना, ये सरकारी सड़क आ रहा है, ठीक है ना, बीच में हमारा जमीन पड़ गया। अब हम क्या कहेंगे सरकार को कि नहीं भाई आप अपना सड़क ऐसे घुमा लीजिए? सरकार कभी मानेगा? सरकार क्या कहेगा कि आप अपना सड़क ऐसे घुमा लीजिए? सरकार को हम कभी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों भाई? क्योंकि सरकार क्या करेगा? हमारा इस जमीन का अधिग्रहण कर लेगा। क्या करेगा? अधिग्रहण कर लेगा। तो सरकार को यह अधिकार होता है कि व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण वो आम लोगों के हित में कर सकता है। इसका अधिग्रहण कर लेगा मतलब इस जमीन का जो सरकारी वैल्यू है वो सरकारी वैल्यू हमें दे देगा और सरकारी रेट हमें दे करके और इस जमीन को सरकार खरीद लेगा। सरकार जब जमीन खरीदता है तो उसे बोलते हैं सरकार ने अधिग्रहण किया, ठीक है, और यहीं से रोड निकालेगा। आपके लाख मना करने से भी वो रोडवा नहीं रुक जाएगा, रोड जैसे जाना है वैसे ही जाएगा। रेलवे लाइन अगर जाना है तो वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं अधिग्रहण। तो किसी भी देश के सरकार को यह अधिकार होता है कि व्यक्तिगत जो संसाधन है उसका वह अधिग्रहण करके आम जनता के हित में उसका उपयोग कर सकता है, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मतलब किसी एक देश का अधिकार उस पर नहीं होता है, संपूर्ण देश का अधिकार होता है, इंटरनेशनल, समझ गए ना। तो इस प्रकार के संसाधनों का जो नियंत्रण होता है वो अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। अब कहिएगा कि सर जो अंतरराष्ट्रीय संसाधन है उसका देखरेख कौन करता होगा? कौन देश करता होगा? जो ताकतवर देश होता है वो करता है क्या? तो बिल्कुल नहीं। उसकी देखरेख के लिए ना अंतरराष्ट्रीय संस्था बनी रहती है, ठीक है। वैसे संसाधन जो अंतरराष्ट्रीय होते हैं उनकी देखरेख के लिए ऑलरेडी अंतरराष्ट्रीय संस्था बनी होती है, ठीक है। और समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़ करके खुले महासागरीय क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे मान लिया जाए, देखिएगा जरा ध्यान से, जैसे मान लिया जाए प्यारे बच्चों ये हमारा समुद्र है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है जी? समुद्र है, ठीक है ना। मान लिया जाए कि ये क्या है? समुद्र है हमारा, ठीक है ना, ये क्या है जी? समुद्र है। ये जो प्यारे बच्चों समुद्र आप लोग देख रहे हैं, इधर मान लिया जाए कि भारत है, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, और इधर मान लिया जाए कि श्रीलंका है, ठीक है ना। इधर श्रीलंका नहीं, मान लेते हैं अमेरिका, हम मान लेते हैं आपको समझाने के लिए। इधर मान लिया जाए कि अमेरिका है, ठीक है ना। अब देखिए भारत सरकार का अधिकार इस समुद्र में कहां तक होगा? ये बीच में तो समुद्र है, समुद्र तो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत विशाल है, जहां तक देखिए जल ही जल है। तो भारत सरकार का अधिकार समुद्र में कहां तक होगा? क्या आधा आधा बांट लेगा कि आधा दूर तक हमारा समुद्र और अमेरिका वाला कहेगा कि आधा दूर तक तो हमारा समुद्र है? ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों। अगर समुद्री तट रेखा यहां पर है तो इससे 200 किलोमीटर आगे तक, ध्यान से समझिएगा, 200, ठीक है ना, 200 किलोमीटर आगे तक, 200 किलोमीटर आगे तक का जो क्षेत्र होगा ये भारत के कब्जे में आएगा। और इधर से 200 किलोमीटर आगे तक का जो क्षेत्र होगा, इधर से 200 किलोमीटर आगे तक का जो क्षेत्र होगा ये अमेरिका के कब्जे में आएगा। और बीच वाला जो क्षेत्र बच गया, ये जो बीच वाला क्षेत्र बच गया ना, इसी को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है ना, जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं होगा, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय संसाधन मतलब समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर तक अंदर का जो क्षेत्र होता है उस पर किसी देश का अधिकार होता है, और उसके बाद का जो क्षेत्र होता है वह अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आते हैं, उसका देखरेख अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है,
ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है? इस प्रकार के संसाधनों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है और समुद्री तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़ करके खुले महासागरीय क्षेत्र जो होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है क्या? और आज यहीं तक प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आज यहीं तक पढ़ाएंगे, इसके आगे नहीं। सर नमक कैसे बनता है? बताएंगे, 10th क्लास में पढ़ना है कि नमक कैसे बनता है, ठीक है ना, बताएंगे हम आपको नमक के बारे में। तो आपको हम बता दिए, सब कुछ के आधार पर बता दिए प्यारे बच्चों। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार हम आपको बता दिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार बता दिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार बता दिए और उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन के प्रकार बता दिए, सब कुछ बता दिए। जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, इसके अलावा व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ये सब कुछ प्यारे बच्चों हम आपको कंप्लीट करा दिए। कमेंट करके जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि क्या आज का क्लास आपको पूर्ण रूप से समझ में आया। जल्दी से कमेंट करके जरा बताइए, हमें तो पूरा भरोसा है कि आज का क्लास आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए कि क्या आज का क्लास आपको 100% समझ में आया, कैसा लगा आपको क्लास आज का, एकदम कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का क्लास प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा, आज का क्लास आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर प्यारे बच्चों आपको क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तो करेंगे ही, शेयर तो करेंगे ही, और प्यारे बच्चों अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए, ठीक है ना, दोस्तों को बताइए कि हाँ भाई टारगेट बोर्ड के बारे में, किस चीज के बारे में, अपना फैमिली है ना टारगेट बोर्ड, टारगेट बोर्ड के बारे में, ठीक है ना, अपना फैमिली है प्यारे बच्चों, ये अपना फैमिली है। टारगेट बोर्ड क्या है जी? अपना परिवार है। इस परिवार के बारे में लोगों को जितना ज्यादा बताएंगे हमारा परिवार उतना ही बड़ा होगा, ठीक है ना, तो लोगों को अपने इस परिवार के बारे में बताइए, जितना ज्यादा बताइएगा अपना परिवार उतना ही बड़ा होगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। हमें तो पूरा भरोसा है कि आज का क्लास एकदम बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और हम बार बार बोल रहे हैं कि सिर्फ पहला चैप्टर नहीं होगा प्यारे बच्चों जो यूट्यूब पर होगा, बाकी चैप्टर इस टॉपर बैच के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं, टॉपर बैच में आप लोग ज्वाइन हो जाएं और आराम से आप लोग नोट्स भी ले लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे। सारे बच्चे लगभग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं, तो सारे बच्चे नोट्स भी ले लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे। और डेली क्लास करिए, क्लास मिस मत करिए, क्लास डेली करिए प्यारे बच्चों, जबरदस्त तरीके से अपना क्लास चलते रहेगा, ठीक है, ठीक है। एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर सच में टारगेट बोर्ड में पावर है सर जी। अरे भाई पावर आप लोगों ने दिया है, पावर इसको पावरफुल ना आप लोग बनाए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।